जय हिंद। जिनका जिनका भी एग्जाम 2026 में है, मैट्रिक का परीक्षा है, उनके लिए साइंस का बार बार पूछे जाने वाला 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बार बार क्वेश्चन में आता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टॉप साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, टॉप 50 जितने भी यहाँ पर बार बार पूछने वाले सारे का सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, चीनी का सूत्र यहाँ पर पूछा बाबू, चीनी का सूत्र। तो चीनी का सूत्र यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सी वाला होगा, C12H22O11। चीनी का सूत्र यही होता है। चीनी का जो हमारा मूल सूत्र होता है यही होता है C6H12। वही पूछ दो ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र। यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र पूछ दे तो C6H12O6 हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि। जब भी ऑक्सीजन की हानि होगी बाबू, तो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। जब भी लाभ होगी, ऑक्सीजन की लाभ होगी, तो उपचयन अभिक्रिया। जब हानि होगी बाबू, यहाँ पर हानि होगी तो अपचयन। ऑक्सीजन की हानि होगी तो यहाँ पर अपचयन हो जाएगा, और ऑक्सीजन की लाभ होगी तो वहां पर उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। दोनों को याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनने किस प्रकार की अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, जैसे कि आप देखोगे खाद, जो भी साग सब्जी है उसको कुछ टाइम के लिए रख दीजिए, वो कंपोस्ट होकर खाद में बदल जाता है। तो उसमें निकलती है उष्मा। जहां भी उष्मा निकलेगी बाबू, जहां भी उष्मा निकलेगी तो सीधे उष्मा छेपी कर दीजिएगा। जहां भी उष्मा उत्पन्न होगी, क्या हमारा उष्मा जो है वो उत्पन्न होगी, उष्मा जहां पर भी उत्पन्न होगी तो वो हमारा हो जाएगा उष्मा छेपी। जहां भी उष्मा उष्मा की यहाँ पर हानि होगी तो वहाँ जगह उष्मा शोषी। याद रखिएगा, यहाँ साग सब्जियों का जब भी कंपोस्ट बनता है तो उसमें उष्मा रिलीज होता है, इसलिए उष्मा छेपी। और जब यहाँ पर किसी भी समीकरण या किसी भी प्रक्रिया में उष्मा की हानि होती है तो वहां पर उष्मा शोषी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, ऑप्शन सी अमीबा में पाया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन यहाँ पर किस रूप में जमा होता है बताइएगा, ग्लूकोज में या प्रोटीन में बाबू, या स्टार्च में या फैटी एसिड में। तो आप सभी जानते हैं पौधों में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में यहाँ पर जमा होता है। किस के रूप में, स्टार्च के रूप में, ऑप्शन सी वाला। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है बाबू क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के कारण ही यहाँ पर जो पत्ता होता है हमारा, जो लीफ होता है, वो लीफ होता है वो हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। जो हमारा पत्ता होता है वो हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हो। बाबू प्रकाश के परिवर्तन पूछे या अपवर्तन, या आपको अपवर्तन पूछे, दोनों का जो नियम है बाबू वो दो होता है। दोनों का नियम दो होता है, चाहे परिवर्तन पूछे चाहे अपवर्तन पूछे, दोनों का कितने नियम होते हैं, दो ही नियम होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। यानी हजामत के लिए, यानी जो देखोगे सर मुंडन करता है तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे जो हमारा चेहरा होता है या हजामत यानी जो हमारा सर होता है वो कटे छटे ना, इसलिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब का जो जल होता है हमारा कम गहरा दिखाई देता है, किसके कारण होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। इस सारा का सारा प्रक्रिया किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पादप हार्मोन
पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी? कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझा देता है? तो जब भी बात आए मुरझाने की तो हमेशा अम्ल ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी अम्ल रहेगा एब्सिसिक अम्ल, क्योंकि अम्ल ही है जो नुकसान करता है पौधे का। पौधे का अम्ल ही क्या करता है, मुरझा देता है, वो पौधे के क्या करता है, पत्तियों को मुरझा देता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? नाम से ही देखिए थायराइड, थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो थायरॉक्सिन। क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन। ऑप्शन बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग यहाँ पर फल में बदलेगा? तो हो जाएगा बाबू अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय ही यहाँ पर फूल का वो कौन सा भाग जो फल में बदलेगा, वो कौन सा हो जाता है? वो अंडाशय होता है। कौन सा होता है? अंडाशय। याद रखिएगा, ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा में यहाँ पर कम होती है बाबू। क्या होती है? कम होती है, क्योंकि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहता है मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? कौन सा लेंस पूछा बाबू? कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है? तो बाबू उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस हो जाएगा। यही पर पूछता कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है? तो अवतल दर्पण कर दीजिएगा। जब दर्पण की बात आएगी तब अवतल दर्पण यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। जब यहाँ पर लेंस की बात आएगी तो उत्तल लेंस, और जब दर्पण की बात आएगी तो अवतल दर्पण। दोनों को याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में यहाँ पर कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव आंख में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है बाबू वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब आप सभी जानते होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब में वो उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी आंखों के जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बाबू वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लाल लिटमस को नीला कर देगा बाबू, वो होगा क्षार। लाल लिटमस को नीला कर देता है वो होता है क्षार बाबू। वो जस्ट इसका उल्टा नीला को यदि लाल में बदल रहा है, नीला को यदि लाल में बदल रहा बाबू तो हो जाएगा अम्ल। नीला को लाल में बदलेगा तो अम्ल, और यहाँ पर देखिए लाल को नीला में बदल रहा है तो ये हो जाएगा क्षार। ये क्या हो जाएगा? क्षार। अम्ल कब होगा? जब नीला को लाल में बदल दे तो वो अम्ल हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक है हल्दी बाबू, क्योंकि ये प्राकृतिक में पाया जाता है, बाकी ये सब प्राकृतिक में यहाँ पर नहीं पाया जाता, इसको बनाया जाता है। तब प्राकृतिक रूप से हल्दी यहाँ पर प्राकृतिक सूचक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है बाबू। शुद्ध जल का यहाँ पर पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, जो कि उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। शुद्ध जल का जो हमारा पीएच मान होता है, टीडीएस मान, यानी कि जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ये उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग आप सभी जानते होंगे पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प में ही यहाँ पर पौधे का जनन होता है। आगे बढ़ेंगे, 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन की विधि है बाबू। अलैंगिक जनन की विधि तीनों है, बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी, इसलिए इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता था? फूलों द्वारा। फूलों में ही यहाँ पर पुंग, केसर और जायांग पाया जाता है, जिसके हेल्प से पौधे है जो यहाँ पर जनन करते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बाबू, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है जो एम्पियर होता है। और वही पूछते विद्युत आवेश बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। यहाँ पर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है बाबू, इसको याद रखिएगा, कूलाम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, यहाँ पर ताप बढ़ाएंगे बाबू तो चालक का प्रतिरोध भी यहाँ पर बढ़ेगा। जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जब ताप को घटाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी यहाँ पर घटेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। 24 नंबर देखिए, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएगा बाबू, तो वो बनाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या बनाएगा, वो बनाएगा हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता चल रहा है कार्बन है। कार्बन कौन सा है, एक अधातु पदार्थ है। कार्बन एक अधातु पदार्थ है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, आप सब बताइए, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, कमेंट करके बताइएगा कि परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, OH का क्रियाशील मूलक है। OH का क्रिया यानी कि अभिक्रियाशील मूलक जो होता है वो अल्कोहल होता है बाबू। क्या होता है, एल्कोहल भी इसको बोलते हैं। एल्कोहल और अल्कोहल एक ही चीज है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक याद जरूर कर लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को जब यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा बाबू उसको विद्युत मोटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यहाँ पर बदल देता है। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बाबू। डायनेमो से यहाँ पर हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से यहाँ पर हमें कौन सा धारा प्राप्त होती है, वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। लेकिन वही पूछ ले बाबू, जनित्र से, जनित्र से, जब जनित्र की बात आएगी प्रत्यावर्ती धारा कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों का वलय अलग अलग होता है। तो जब जनित्र होता है तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, जब डायनमो रहेगा तो यहाँ पर दिष्ट धारा। दोनों होने का चांस बिल्कुल 100% नहीं है, 1% नहीं है कि दोनों एक ही, दोनों दिष्ट धारा भी निकले, सेम प्रत्यावर्ती धारा भी निकले, यह संभव है बाबू। कभी भी डायनेमो या जनित्र से, डायनेमो और जनित्र से दोनों प्रकार की धारा निकालना बिल्कुल असंभव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या थी। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पर वो कितनी होती है बाबू, 23 होती है। कितनी होती है, 23 होती है। और मादा में भी 23 होती है। टोटल मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें बाबू जो हमारा 44 जो होता है वो नॉर्मल गुणसूत्र होता है, और हमारा जो 2 गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। क्या था, वो दो जो गुणसूत्र होता है यानी कि एक्स एक्स और एक्स वाई, ये दो गुणसूत्र जो हमारा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। बाकी 44 के 44 नॉर्मल मादा और, मादा और नर दोनों में कॉमन होता है 44। बाकी दो जो हमारा लिंग होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होगा बाबू, गर्भाशय में, क्योंकि भ्रूण के बाद ही, भ्रूण के बाद ये लास्ट स्टेप होता है। भ्रूण के बाद सीधे मनुष्य का जन्म हो जाता है। भ्रूण के बाद मनुष्य के हाथ पैर वगैरह बनना चालू हो जाती है, तो वो कहाँ होती है, तो गर्भाशय। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नर युग्मक है। नर युग्मक बाबू कौन सा है, शुक्राणु। चलिए आगे बढ़ेंगे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आवर्त सारणी, जो कि यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो ये वाला बाबू ऊपर से एक,
ये जो हमारा होता है वो अवर्थ सारणी होता है। क्या होता है? अवर्थ सारणी होता है। देखिए एक, यहाँ से देखिएगा, ये जो इधर से इधर जाएगा, ये देखिए इधर से इधर जाएगा, जो कि होगा वर्ग, जो कि होगा वर्ग। जब ऊपर से नीचे आएंगे बाबू वो होगा आवर्त। आवर्त वो क्या होगा? आवर्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने आवर्त है? 7 आवर्त है। यहाँ पर कितने आवर्त है बाबू? तो यहाँ पर देखिएगा 7 आवर्त है। यहाँ पर लॉन्ग करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितने आवर्त है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है। और इधर से देखिएगा तो टोटल 18 ग्रुप है। कितना है? 18 ग्रुप है। चलिए आप समझ गए होंगे पीरियोडिक टेबल के से लेके हम आपको समझा दिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पर आ जाए। 35 नंबर देखिए, सिलिकॉन एक है। क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है बाबू। ये क्या? मेटोलाइड है। इंग्लिश में इसको मेटोलाइड कहते हैं, यानी कि उपधातु है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आप देखेंगे प्रथम आवर्त, फिर से हम आपको पीरियोडिक टेबल की ओर लेके चलते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर देखिए प्रथम आवर्त में कितने हैं। तो प्रथम आवर्त ये वाला हो जाएगा बाबू। आपको हम बताएं ये वाला प्रथम आवर्त होगा। ये जहाँ पर सर्कल आ रहा है वहाँ पर देखिए वो प्रथम आवर्त है। और यहाँ पर देखिए प्रथम आवर्त में केवल हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर हीलियम है। क्या बाबू? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है और हीलियम यहाँ पर है। दो ही प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? यहाँ पर 2 तत्व हैं। और कार्बन का देख लीजिए यहाँ पर 6 होता है परमाणु संख्या। बिल्कुल हम आसानी से बता दिए बाबू। अब वर्ग यहाँ पर 18 होता है। आवर्त कितना होता है? 7 होता है। और प्रथम आवर्त में यहाँ पर देखिए पहला ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। प्रथम आवर्त में देखिए इसके अलावा दो दो के अलावा कोई भी तत्व यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी युग्म होती है? कितनी युग्म होती है बाबू? 46 होती है। कितनी युग्म होती है? तो 46 युग्म यहाँ पर होती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है बाबू? स्त्रियों में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्रों का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो केवल केवल स्त्रियों में ही पाया जाता है। यहाँ पर देखिए मेंडल, यहाँ पर मेंडल कर लीजिएगा। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के हेतु पौधे का किस पौधे का उपयोग किया था? तो आप सभी जानते हैं मटर के दाने का, नहीं मटर के पौधे का प्रयोग किया था अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए। कौन? मेंडल। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीजल का उपयोग होता है बाबू सभी में होता है, भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादनों में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डीजल का सब जगह उपयोग करते हैं। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त स्रोत है? ऊर्जा कौन सा ऐसा ऊर्जा है जिसमें कभी भी प्रदूषण नहीं होगा? सौर ऊर्जा में भी नहीं होगा, जल विद्युत ऊर्जा में भी नहीं होगा, पवन ऊर्जा में भी यहाँ पर प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इनमें से सभी, ज्यादातर इनमें से सभी वाला ही सही होता है। 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस में सबसे ज्यादा पाया जाता है CH4। CH4 जिसको मीथेन भी कहते हैं, जिसको मीथेन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु पदार्थ यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। वही बापू धातु पूछ रहे थे, इसको पारा याद रखिएगा। पारा, पारा एक ऐसा एक धातु पदार्थ है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में यहाँ पर रहता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा धातु है जो इसको चाकू से काट सकते हैं? आप सभी जानते हैं धातु होता है जो हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। लेकिन ऐसा कौन सा ऐसा धातु जिसको चाकू की सहायता से काट सकते हैं? वो है बाबू सोडियम। क्या है बाबू? सोडियम, जिसको Na भी कहा जाता है, जिसको Na भी यहाँ पर कहा जाता है। याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत यानी कि ग्रेफाइट होता है बाबू, ग्रेफाइट होता है जो विद्युत का सुचालन करता है। हाँ, ये एक अधातु पदार्थ है।
आप सभी जानते थे होते होंगे कि अधातु पदार्थ में विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन केवल ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का यहाँ पर सुचालक है, यानी कि चालक करता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, सभी का जितने भी जीव जंतु है सारा का सारा ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? सूर्य से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं, ये सबसे अंतिम स्रोत है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य की परावैंगनिक किरण मनुष्य की कौन सी बीमारी हो सकती है? सूर्य की जो परावैंगनिक किरण होती है उससे हमारा त्वचा का कैंसर होने की खतरा 100% है। जब भी ओजोन लेयर को पार करेगी परावैंगनिक किरण तो यहाँ पर त्वचा का कैंसर हो जाएगा आपको। देखिए, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति, वायुमंडल में CO की उपस्थिति 0.1% है बाबू। कितना है? 0.1%। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। और 21% किसकी होती है? ऑक्सीजन की। कितनी है? ऑक्सीजन की 21%, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बाबू? फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग जेट इंजनों में भी होता है। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज बाबू, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है, एयर कंडीशनर माने AC, एयर कंडीशनर माने AC, अब फ्रिज यहाँ पर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर माने फ्रिज, फ्रिज बाबू। फ्रिज यहाँ पर जेट इंजनों में हो गया जो कि लड़ाकू विमान होता है, इसलिए इसका सही आंसर CFC का तीनों में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, AC में भी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। कल के वीडियो में हम मैथ का टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे।